Hello, good morning everyone and most welcome to join this session. आज के सेशन में देखिए हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक्स जियोग्राफी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज पे। ओके, तो ये 500 एमसीक्यू का एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम पार्ट वाइज करेंगे और ये जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको हम क्या किए हैं, छोटे छोटे में फ्रेम किया है और उनका एक्सप्लेनेशन हम बड़े में करेंगे, मतलब उनकी व्याख्या बड़ी होगी, जिससे क्या होगा एक क्वेश्चन के पीछे आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मीन्स कि अगर मैं 10 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ तो आपके 30 क्वेश्चन कवर होंगे। ओके, तो इस सेशन को हम पार्ट वाइज करेंगे, लगभग 10-20 पार्ट में इसको कवर करेंगे पूरा, और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए गए हैं उनमें से होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट। अभी क्या इरादा है, क्विट करने का? ओके, तो ये जो क्विट करके भाग के जाके 60 बीटा पे डांस वगैरह देखने की जो आदत है ना, तो ये टाइम वेस्ट है और उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे बने रहो, कुछ समय तक टिके रहो, है ना, तो आप कुछ अच्छा गेन करोगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आप आलस से करोगे, इधर उधर ध्यान भटकाओगे और गलत चीज़ों में डूबे रहोगे और आपकी पढ़ाई नहीं होगी। तो इसी तरह से एक राय के साथ, एक सुझाव के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप एक बुकलेट लेके बैठें और वहाँ पे पेन से क्या करें, उसमें नंबरिंग करते रहें, आपके किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, और कमेंट सेक्शन में डालें। इससे आपका ये पता चलेगा आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो कंपटीशन में। ओके, मतलब कंपटीशन में आपका क्या स्तर है, लोगों से आप कितने पीछे हो, कितने आगे हो, इस बात का आपको पता चलेगा। तो बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हेरोडोटस, बी है एनेक्जेमेंडर, सी है इराटोस्थेनीज, डी है हिकैटियस। अब इसका देखिए राइट ऑप्शन जो भी हो उसे आप चूज कर लिए होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन है इराटोस्थेनीज। ओके, तो इराटोस्थेनीज को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। ओके, तो भूगोल के पापा कौन है? इराटोस्थेनीज। अब देखिए इतनी जानकारी तो हो गई। अब इसके अतिरिक्त आपसे अगर क्वेश्चन बने कि भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जियोग्राफी के पितामह कौन है, ठीक है, तो फिजिकल जियोग्राफी के अगर पितामह पूछे तो आपको पता होना चाहिए वान हम्बोल्ट। ओके, अगर इनका पूरा नाम आपको जानना है तो इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ओके, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे एक क्वेश्चन और आगे बढ़ के पूछे कि ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल के पितामह यानी फादर कौन है, तो ह्यूमन जियोग्राफी के अगर बारे में बात की जाए तो उसके हैं कार्ल रिटर। ठीक है, तो कार्ल रिटर महोदय को भी याद रखें, इन्हें क्या बोला जाता है? ह्यूमन जियोग्राफी के पापा। ओके, तो ये दोनों जानकारी एडिशनल हो गया, तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पढ़िए क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो किस प्रदेश में है? तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ उससे जुड़ी हुई जानकारी भी। तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटका, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ओके, तो आंध्र प्रदेश में है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर हमारा ये क्या है, भारत का केवल साउथ इंडिया का अगर पोर्शन बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे है आपका आंध्र प्रदेश। ओके, और यहाँ महाराष्ट्र से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है गोदावरी, और ये तेलंगाना से होते हुए जाके आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यही महाराष्ट्र निकल के आती है कृष्णा, और ये भी तेलंगाना थोड़ा सा टच होके और आंध्र प्रदेश से होके गिर जाती है। अब देखिए इस प्रोजेक्ट का लोकेशन यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है ना। तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है गोदावरी नदी पे, किस नदी पे? गोदावरी नदी पे और कृष्णा बेसिन में, है ना, स्थित है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब गोदावरी सामने आई है तो इसकी विशेषता जान लीजिए। गोदावरी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं और बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। क्या? दक्षिण की गंगा और बूढ़ी गंगा, और भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। 1265 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इतनी जानकारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ है त्र्यंबकेश्वर? बताइए, नासिक में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है भारत का सबसे लंबा हाईवे है। चलिए आप राइट ऑप्शन चूज कीजिए, NH44, NH1, NH2, NH10।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा NH44। अब इसको भी समझते हैं, थोड़ा सा आपको चलते हैं लेके हम अपने मैप के थ्रू, ठीक है। बस ऐसे रफ टफ इमेज थोड़ा सा देख लीजिए, इससे क्या होगा ना, लंबे समय तक आपके दिमाग में चीज़ें टिकी रहती हैं। अगर आप क्या करते हो, मैप के थ्रू कोई भी चीज़ अगर आप देख लेते हो तो आपके दिमाग में वो लंबे समय तक बनी रहती हैं। ओके, तो चलिए, ये हमारा हो गया भारत, रफ टफ इमेज। अब देखिए इसमें स्टार्ट कहाँ से होती है और कहाँ को जाती है। यहाँ जम्मू और कश्मीर से स्टार्ट होती है, जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से। कहाँ से? जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से स्टार्ट होती है NH44। जाती कहाँ तक है? ये जो आपको तमिलनाडु दिख रहा है, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, है ना। अब इसके विषय में और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कीजिए। यहाँ पे कन्याकुमारी तक जाती है। अब ये हो गया एडिशनल जानकारी, कन्याकुमारी तक आ गई। इसके बीच में कितने स्टेट पड़ते हैं, है ना। यात्रा करेगी तो जाहिर सी बात है स्टेट इसके बीच में पड़ेंगे। तो इसके बीच में देख लीजिए अगर गुजरती है तो कौन कौन पड़ते हैं। यहाँ पे आते ही कौन हो गया? पंजाब। ओके, पंजाब के नीचे जस्ट यहाँ पे आए तो हरियाणा। ओके, हरियाणा के बाद अब आप खुद गेस कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही। यहाँ पे आए तो दिल्ली, है ना। दिल्ली के बाद अगर नीचे आए तो ये हमारा है उत्तर प्रदेश, यूपी। अब उसके नीचे आएंगे तो राजस्थान से भी, है ना। होल्ड अ मिनट, हाँ, ये आपकी राजस्थान से भी होके जाती है। राजस्थान को छोड़िए तो मध्य प्रदेश, है ना, एमपी। एमपी के नीचे महाराष्ट्र। ये देखिए आप नोट डाउन कर लीजिए यदि जो आपको नोट बना। तो यहाँ पे आती है फिर से तेलंगाना, है ना। तेलंगाना को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तेलंगाना। अब तेलंगाना के नीचे यहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीचे ये आपको तमिलनाडु पहले से दिया हुआ है ना। तो ये काउंट कर लीजिएगा कितने स्टेट और कितने यूटी से होके गुजरती है NH44। और एक विशेषता कि ये कितने रूट से मिल के बनी हुई है। अगर क्वेश्चन पूछे ये कितने नेशनल हाईवे से मिल के बनी है NH44, तो 7, ठीक है। 7 नेशनल हाईवे जब मर्ज करके बनाया गया है NH44 को, नेशनल हाईवे 44 को। तो ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही डिटेल में करते चलेंगे तो ज़्यादा जानकारी आपके पास हो जाएगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक रफ स्केचिंग कर लेते हैं भारत का। ओके, ये हमारा हो गया रफ स्केचिंग। अब इसमें देखिए ऑप्शन पढ़िए। ए है तुंगभद्रा, बी है साबरमती, सी है मांडोवी, डी है नर्मदा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जो अरब सागर में नहीं गिरती है उसका नाम है तुंगभद्रा। ओके, क्या नाम है? तुंगभद्रा। अब देखिए तुंगभद्रा नहीं है तो इसकी स्थिति कहाँ है? ये एक्चुअल में यहाँ कर्नाटक है ना, तो कर्नाटक में 2 नदियों से मिलके बनती है ये, तुंग और भद्रा से, ठीक है। तुंग और भद्रा 2 नदियों से मिलके बनती है और यहाँ से आती है कृष्णा, उसकी एक ये सहायक नदी है, ठीक है, तुंगभद्रा। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और गिरती है ये कहाँ पे? एट लास्ट बंगाल की खाड़ी में, तो इसलिए ये तो नहीं है। अब इसकी स्थिति आपने तो जान ली। अब देखिए साबरमती यहाँ पे जो अरावली माउंटेन है ना, तो उसके पास से निकल के आती है और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ये है अरब सागर, ठीक है। तो इधर कौन कौन गिर रही है? देखिए ये हो गई आपकी साबरमती, गुजरात में बहती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब साबरमती को देख लिया तो मांडवी को भी देख लीजिए। यहाँ पे है एक आपका स्टेट गोवा। अब गोवा में एक नदी है मांडवी, ये भी गिरती है किधर? अरब सागर में। और मांडवी को क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन बोलते हैं गोवा का, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अब बची कौन? नर्मदा। अब नर्मदा की भी विशेषता देख लेते हैं। आपको पता है नर्मदा यहाँ अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकल के आके खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस साइड में विंध्यन सीरीज है और इस साइड में सतपुड़ा, और ये अमरकंटक से निकलती है और इसका नाम क्या है? नर्मदा। और ये भी आके गिरती है बंगाल की अरब सागर में। तो मांडवी, नर्मदा और साबरमती गिरती हैं अरब सागर में, तुंगभद्रा गिरती है बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो इतनी जानकारी के बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चाक और पटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन पढ़िए। ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तराखंड। तो सुलेमानी पत्थर, चाक और पटाइल का मुख्य उत्पादनकर्ता इन चारों स्टेट में से है कौन? गुजरात।
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब सुलेमानी पत्थर की एक विशेषता ये है, जैसे मान लीजिए किसी भी इंसान की क्या होती है, एक ऑरा होती है। ऑरा जैसे बॉडी के चारों तरफ एक क्या होता है, एनर्जी कवच। उसमें क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। अब ये सुलेमानी पत्थर क्या करता है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है तो उसको क्या करता है ये, और मतलब उसको इन्हेंस करता है, उसकी महत्ता को बढ़ाता है या फिर उसके प्रभाव को बढ़ाता है ना। जिससे क्या होता है, नेगेटिव और डाउन होती है, ऐसा मान्यता है एक, ठीक है। और इससे क्या होगा, आप हैप्पी महसूस करेंगे, आपके ऊपर टोना टोटका जल्दी नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसी एक मान्यता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसमें से कौन सी भूमध्य रेखीय फसल नहीं है। कितना टाइम हुआ, अच्छा 10 मिनट हो गए, ओके। ओ तो देखिए इसमें से कौन सा भूमध्य रेखीय फसल नहीं है, नारियल, रबड़, ताड़ का तेल और केला। तो इसका ज़्यादातर सही जवाब होगा केला, ठीक है। देखिए अन्य देशों में जो भूमध्य रेखा पे स्थित हैं तो वहाँ पे केला प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन उतना अधिक नहीं जितना कि नारियल, रबड़ और ताड़ का तेल, है ना। तो यहाँ पे कंपेटिवली यानी कि क्या, अगर हम तुलनात्मक देखें तो केला का उत्पादन भूमध्य रेखा के आसपास नहीं होता, लेकिन बहुत सारे देशों में इसका उत्पादन होता भी है, ठीक है। तो अगर इसमें ऑप्शन बने कौन सा फसल नहीं है, अगर बने नहीं है तो आपको होना चाहिए केला। अगर इसमें से रहे कि सभी, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको रहता सभी तो सभी वाला ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत में जो चीनी का उत्पादन है और खपत जो है उसके बारे में आपको सत्य कथन चूज करना है। ए है भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बी है दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता भारत है, सी पूछ रहा है, बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, डी कह रहा है भारत में चीनी खेती केवल दक्कन प्रायद्वीप में केंद्रित है। तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन में है ना। तो अगर केवल दक्कनी क्षेत्र में होगा तो ये नहीं सही होगा, अगर केवल क्या होगा दक्कनी क्षेत्र में तो उत्तर प्रदेश आएगा ही नहीं। तो इन दोनों में कंट्राडिक्शन है। देखिए भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, कौन है, ब्राज़ील है, ठीक है, अभी भी ब्राज़ील है, लेकिन संभावना है कि भारत उसे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ब्राज़ील कहाँ पे है, ये दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है ना, तो वहाँ पे एक देश है ब्राज़ील, है ना, जिसकी राजधानी ब्रासिलिया है, जो एक घास के नाम पे रखी गई है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात आई भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता, नहीं, ये कौन है, यूएसए, ठीक है, अभी भी यूएसए ही है दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य, तो वो है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब, है ना। भारत में चीनी खेती केवल दक्कन प्रायद्वीप में है, गलत, क्योंकि अगर केवल दक्कन प्रायद्वीप में होगा तो उत्तर प्रदेश का नाम ही नहीं आएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ओहो ऐसी स्थिति हो गई क्या देखो भाई अगर ऐसी स्थिति है तो सोना नहीं, बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं तो उसे हम करके सो जाना, है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है ना। तो बॉक्साइट आपको पता होनी चाहिए Al2O3, है ना। और ये क्या है, Al2O3 क्या है, चांदी यानी सिल्वर का अयस्क है, जो आप चांदी पहनते हो ना उसका अयस्क है। तो इसका उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत में, तो ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है उड़ीसा, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा, है ना। तो उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। अगर देश पूछे तो आपको जवाब पता होनी चाहिए, वो है ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है पेट्रोकेमिकल सेंटर नहीं है। ये चार ऑप्शन जो दिख रहे हैं, कोयली, जामनगर, मंगलौर और राउरकेला में आपको चूज करना है कि इसमें से कौन है जो पेट्रोकेमिकल सेंटर नहीं है। देखिए कोयली भी है, जामनगर भी है, मंगलौर भी है, तो राउरकेला क्या है, नहीं है। राउरकेला यहाँ पे देखिए पावर प्लांट है, बिजली उत्पादन होता है मैक्सिमम, है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राउरकेला में पेट्रोकेमिकल सेंटर नहीं है। पेट्रोकेमिकल सेंटर आपको पता होनी चाहिए, वो हमें आप कमेंट करके बताइएगा, वैसे इसके नाम पे ही इसकी विशेषता है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूट्रॉफिक झील की क्या विशेषता नहीं है नहीं, नहीं है। इसमें से आपको बताना है यूट्रोपिक जो झील होता है ना उसकी विशेषता नहीं है। अब यूट्रोपिक झील क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आप जान लो। जैसे मान लो आपके आसपास में कोई गड्ढा है ना, बारिश हो रही है, आपने खेती किया हुआ है क्योंकि धान के फसल का सीजन चल रहा है ना, या फिर कोई इंडस्ट्री लगी है, यहाँ आपके आसपास कहीं इंडस्ट्री लगी है, खेती हुई है ना, तो इंडस्ट्री का पानी क्या होता है इस गड्ढे में आ रहा है। खेती में जो खाद्य पड़े हुए हैं वो भी क्या हो रहा है, पानी के माध्यम से आके इस गड्ढे में इकट्ठा हो रहा है। अब इस गड्ढे में इकट्ठा होने की वजह से क्या होगी, इसमें पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बताइए, इसमें जब पोषक तत्वों की आवश्यकता हो जाएगी तो इसको हम सुपोषण की स्थिति बोलेंगे और इस झील को हम यूट्रोफिक झील बोलेंगे, है ना। तो इतना पता अगर चल गया तो हम आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये फूलों से घिरी रहती है, ए बी है, इनमें उच्च पोषक तत्व प्रभावित होते हैं, ये तो आपको पता है कि हाँ सही है ना। उनमें प्राथमिक उत्पादक कम पाई जाती हैं, उनमें नीली हरी शैवाल पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप बताओ, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है कि इसमें देखिए नहीं पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है, तो इनमें जो प्राथमिक उत्पादक कम पाई जाती हैं ये जो है इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि यूट्रोफिक झील में, यूट्रोफिक लेक में क्या होती है, प्राथमिक उत्पादकता की अधिकता पाई जाती है। ओके, कैसे देखो, अब वो उसमें बहुत अधिक क्या हो गए, आ गए पोषक तत्व, तो उसके आसपास क्या होगा, वो फूलों से घिर जाएगी, है ना, उसमें फूल बहुत अधिक लगेंगे। भी है पोषक तत्व तो उसमें अधिक प्रवाहित होते हैं, ये भी सही है। और ऐसे जब पोषक तत्व तो अधिक प्रवाहित होंगे तो वहाँ पे नीली हरी शैवाल क्या हो जाएगी, पाई जाएगी, है ना। तो ये भी सही है। तो सबसे राइट ऑप्शन है कि प्राथमिक उत्पादकता कम पाई जाती है, ये क्या है, विशेषता नहीं है। और विशेषता क्या है यूट्रोफिक झील की, प्राथमिक उत्पादकता बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें हमने एक यूट्रोफिक लेक नाम का सेशन किया हुआ है, उसे आप देख लेना। आपसे पूछ रहा है समवर्षा रेखा क्या है, तो ये है ऐसी रेखा जहाँ समान वर्षा होती है, ऐसी रेखा जहाँ समान ताप होता है, ऐसी रेखा जहाँ समुद्री लेवल बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऐसी रेखा जहाँ पे समान वर्षा होती है। जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई स्थान है, ये कोई स्थान है, ये कोई स्थान, ये है ना, और इन स्थानों पे 25 सेंटीमीटर केवल रेनफॉल हो रहा है, कितना 25, तो इनको ऐसे मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे, है ना, तो इसको समवर्षा रेखा बोल देंगे। अगर इसी तरह से मान लीजिए ये टेम्परेचर हो, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री, है ना, हर एक पॉइंट पे 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो अगर ऐसे रेखाओं को हम मिलाएं तो उसको हम समताप रेखा बोलेंगे, है ना। समान समवर्षा वाला नहीं, समताप रेखा। अगर टेम्परेचर सेम हो, अगर ऐसे ही प्रेशर सेम हो तो समदाब रेखा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जो आपका होमवर्क है ना, और आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में अनिवार्य रूप से देना है ना। तो अगर सेशन आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, है ना, बहुत ज़्यादा पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इससे हमारा सपोर्ट होगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन, ऐसे सेशन के साथ मिलते रहेंगे, है ना। धन्यवाद दोस्तों, अगला सीरीज हम देखेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।